नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही देश दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप के बयानों और एक्शन ने कई नेताओं को नाराज कर दिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से ही ट्रंप के शपथ ग्रहण से दूरी बनाए हुए हैं और अब इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति ने भी ट्रंप से अलग रुख अपनाया हुआ है। ऐसे में ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले शुरू हुआ टकराव, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की सेना में छिड़ी पावर की जंग, क्या पाकिस्तान में पीटीआई और शहबाज सरकार में होगी डील, और चलते चलते में देखेंगे अमेरिका की आग में आखिरी बचे हुए घर। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। महज 5 दिन बाद 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर आमंत्रित हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। नेतन्याहू के वरिष्ठ सहयोगी ने टाइम्स ऑफ इजरायल को बताया कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नेतन्याहू के शामिल होने की संभावना नहीं है। हालांकि पहले उनका जाना तय था। नेतन्याहू के सहयोगी का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ अपमानजनक शब्दों से भरा एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दरअसल अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने नेतन्याहू पर अमेरिकी विदेश नीति में हेरफेर करने और गजा में और मध्य पूर्व में अंतहीन युद्ध का आयोजन करने का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और इस वीडियो में जेफरी सैक्स ने न सिर्फ नेतन्याहू पर आरोप लगाए हैं, बल्कि उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और जब ट्रंप ने इसे शेयर किया तो उन्हें ट्रंप का समर्थन माना जा रहा है, यानी ट्रंप ने नेतन्याहू पर उन आरोपों को सहमति जताई है। इस कारण से माना जा रहा है कि नेतन्याहू नाराज हैं और उन्होंने इस शपथ ग्रहण से दूरी बना ली है। हालांकि इस पर अब तक उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप से नेतन्याहू की नाराजगी की खबरों ने सवालों की कतार जरूर लगा दी है। खासकर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच इजरायल अमेरिका के रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इजरायल जहां एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, जहां आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, यूएन ने भी युद्ध में मानवाधिकार के हनन पर उसकी कड़ी निंदा की है, तो उसे अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन अब अगर ट्रंप के शासन में दोनों देशों के रिश्ते बिखर जाते हैं तो इजरायल इस जंग में अकेला हो जाएगा, और ईरान तो पहले से ही घात लगाए बैठा है। ऐसे में ट्रंप से दूरियां इजरायल के लिए तो नुकसान का सौदा साबित होंगी। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में भी नजर आएगा। आपको बता दें कि नेतन्याहू पहले शख्स नहीं है जिन्होंने ट्रंप के इस समारोह से दूरी बनाई है। हिंदुस्तान के पीएम मोदी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आते ही हिंदुस्तान, इजरायल के साथ ही दुनिया के और भी कई देशों से अमेरिका के संबंधों में तनाव आने की संभावना बढ़ गई है। यहां तक कि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के साथ भी ट्रंप के रिश्तों में टकराव की आशंका जताई जा रही है। 20 जनवरी को ट्रंप के साथ ही जेडी वेंस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कैपिटल हिल्स की हिंसा के सभी आरोपियों को जमानत मिलने की संभावना से साफ इनकार कर दिया है, जबकि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि सत्ता में आते ही वो इस पूरे मामले को ही खारिज करवा देंगे। ऐसे में उनके अपने ही अधिकारियों के साथ टकराव की आशंका जताई जा रही है। अब ट्रंप के कार्यकाल में उन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में हालात लगातार खराब होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यूनुस सरकार पहले से ही हिंदुस्तान विरोधी रुख अपनाए हुए है, और अब हिंदुस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ सख्त रवैया अपनाता दिखाई दे रहा है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनुस सरकार घिरती दिख रही है। तो अब सत्ता के लिए बांग्लादेश में आंतरिक टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेशी सेना 2 गुटों में बढ़ गई है। बांग्लादेश की सबसे मजबूत संस्था के रूप में देखी जाने वाली उसकी सेना के अंदर विभाजन गहरा गया है और अब 3 पावर सेंटर बन रहे हैं। इनमें से हर एक केंद्र का नेतृत्व एक जनरल कर सकता है। इस घटनाक्रम को देखते हुए खबर यह आ रही है कि वर्तमान सेना प्रमुख वकार उद जमान एक मध्य मार्गी है और फिलहाल सेना पर उनका नियंत्रण है। लेकिन सेना के अंदर 2 और पावर सेंटर उभरे हैं। इसमें सत्ता के एक केंद्र का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शाहीनुल हक कर रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश सेना की 9वीं डिवीजन के अवामी लीग समर्थक मेजर जनरल मोहम्मद मोइन खान का समर्थन मिला हुआ है,
जिसे सबसे शक्तिशाली डिवीजन माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हक सेना मुख्यालय में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं। उन्होंने सेना के मुख्यालय जनरल स्टाफ ब्रांच में हथियार, उपकरण और सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक के रूप में भी काम किया है। वहीं सेना के दूसरे गुट की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान कर रहे हैं। वे पहले बांग्लादेश सेना की सैन्य खुफिया एजेंसी DGFI के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं और अब दावा किया जा रहा है कि वो हिजबुत तहरीर से जुड़े मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम समेत छात्र नेताओं के संपर्क में हैं। इन हालात में सेना में बगावत की आशंका बढ़ गई है। पहले से यह कहा जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की साजिश का हिस्सा थे, जब जनरल वकार उज्जमान विदेश दौरे पर थे। और अब दावा किया जा रहा है कि अगर आने वाले महीनों में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पद छोड़ देते हैं और ढाका से चले जाते हैं, तो फैजुल रहमान सेना प्रमुख को हटाने की साजिश का भी हिस्सा हो सकते हैं। यानी बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार ये जंग सेना के अंदर ही छिड़ेगी। वैसे बांग्लादेश की सेना में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक के मध्य से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक सेना में 20 से ज्यादा तख्ता पलट और जवाबी तख्ता पलट का इतिहास रहा है। अब ऐसे में 3 शक्ति केंद्रों के उदय के साथ हिंसा की चपेट में आए बांग्लादेश की सेना को काफी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद फैली राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश को अराजकता में जाने से बचाने के लिए सेना की तरफ ही उम्मीद से देखा जा रहा था, लेकिन अवामी लीग समर्थक और इस्लामिक गुटों के प्रभाव वाले जनरलों के बीच होड़ के चलते सेना को आंतरिक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब अगली खबर में बात होगी पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी PTI ने शहबाज सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। पार्टी प्रमुख और पूर्व PM इमरान खान की रिहाई की मांग के साथ PTI के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन ने शहबाज सरकार के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी है। इस पर प्रशासन ने PTI कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन उन्होंने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बैठक आयोजित की गई। हालांकि 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई और अब तीसरे दौर की बैठक बुलाई जा रही है। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के बीच राजनीतिक तनाव कम करने के उद्देश्य से तीसरे दौर की ये वार्ता 16 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार दोनों पक्षों में सहमति बन पाएगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इमरान खान ने शहबाज सरकार को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें आजाद करने का ऑफर दिया गया है। आपको बता दें कि इमरान खान पर कई मुकदमे चल रहे हैं और फिलहाल वो अडियाला जेल में बंद है। और ऐसे में उन्होंने कहा, मुझे सौदा करने का संदेश मिला है जिसमें उन लोगों ने कहा है कि वो हमारी पार्टी को राजनीतिक स्थान देंगे, लेकिन मुझे नजरबंद कर देंगे और मुझे अडियाला जेल से मेरे बानी गाला निवास पर शिफ्ट कर देंगे। मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी राजनीतिक कैदियों को रिहा करें। मैं जेल में रहूंगा, लेकिन कोई सौदा कबूल नहीं करूंगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा में नजरबंद होने या किसी दूसरी जेल में नहीं जाऊंगा। इमरान खान ने सरकार की डील तो ठुकराई ही, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भी साफ कह दिया कि सरकार से बातचीत के दौरान सबसे पहले अपनी मांगे लिखित में पेश कर दी। हालांकि पिछली 2 मुलाकात सफल नहीं रही और अब ऐसे में ये तीसरी मुलाकात कैसी रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। वहीं इस बीच इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की एक अदालत ने बुशरा बीबी की 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि बुशरा बीबी जमानत बॉन्ड जमा करने में विफल रही हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग के बीच बचे आखिरी मकान। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से मालिब स्थित एक घर चमत्कारिक रूप से जलने से बच गया है। इस घर की कीमत लगभग $9 मिलियन आंकी जा रही है। घर के मालिक ने 10 जनवरी को बताया कि वो ये जानकर दंग रह गया कि जब धुआं छटा तो घर अब भी खड़ा था। मालिबो स्थित इस घर के मालिक का नाम डेविड स्टेनर है। 64 वर्षीय डेविड स्टेनर टेक्सास के रहने वाले एक रिटायर्ड वेस्ट मैनेजमेंट अधिकारी हैं। वो 3 बच्चों के पिता हैं। डेविड स्टेनर का कहना है कि ये एक मिरेकल यानी चमत्कार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड स्टेनर ने कहा कि मंगलवार को जब एक स्थानीय ठेकेदार ने उनकी और पड़ोसियों की प्रॉपर्टी को घेरने वाली आग और धुएं का वीडियो भेजा तो उन्हें लगा था कि उनकी शानदार 3 मंजिला कैलिफोर्नियाई इमारत जल जाएगी। इमारत में उस वक्त कोई नहीं था। स्टेनर ने याद करते हुए कहा कि ठेकेदार न्यूज रिपोर्ट्स देख रहा था और उसने मेरे पड़ोसी का घर गिरते हुए देखा और मुझसे कहा कि ऐसा लग रहा है कि आपका घर भी जा रहा है। ह्यूस्टन में वकील और वेस्ट मैनेजमेंट इंक के पूर्व हेड डेविड स्टेनर ने कहा कि उनका मानना है कि उनकी प्रॉपर्टी को बहुत मजबूत निर्माण ने इस आग से बचा लिया, जिसने इसके चारों ओर के घरों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि घर को संभवतः भूकंप से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। डेविड स्टेनर ने कहा कि यह प्लास्टर और पत्थर से बना है और उसकी छत फायर प्रूफ है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें ढेरों से सहारा दिया गया है जो नींव में 50 फीट तक फैले हुए हैं,
ताकि शक्तिशाली लहरों के खिलाफ इसे स्थिर रखा जा सके। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।